बांग्लादेश की इस हिमाकत का क्या जवाब दिया जाए? क्या भारत फिर से सब्र का परिचय दे और पड़ोस में एक और पाकिस्तान को बनता देखे, या भारत को एक पोटेंशियल थ्रेट को देखते हुए फॉरेन एक्शन लेना चाहिए? बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, इतिहासकार, थोड़ी देर में होंगे हमारे साथ। इसके अलावा विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। जैन सर। आरएसएस सिंह, पूर्व रॉ अधिकारी, हमारे साथ जुड़े हैं। सिंह साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले बख्शी साहब से सवाल लेना चाहूंगा, क्या करे बख्शी साहब? भारत सब्र का परिचय दे जैसा हमने आज तक दिया है पाकिस्तान के मामले में या फिर दूसरे मामले में, या फिर एक पोटेंशियल थ्रेट जो पैदा हो रहा है उसकी ट्रीटमेंट की शुरुआत कर देनी चाहिए? देखिए, ऐसा है जैसे हम कल डिस्कस कर रहे थे, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। थैंक यू सर, वेलकम सर। सारी बात ये है कि ये जो मुद्दा चल रहा है ये बड़ा पुराना है। क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग, ह्यूमन स्मगलिंग, वो इंडक्ट करते हैं अपने लोगों को। ये अभी का हाल का बात नहीं है, बड़ी पुरानी बात है। और कई बार बीएसएफ का झगड़ा हुआ है यहाँ के बॉर्डर बांग्लादेश राइफल्स के साथ में, उनके गार्ड्स के साथ में। यहाँ तक कि आपको याद होगा 12 हमारे बीएसएफ वालों को मार के उन्होंने बकरी की तरह टांग के दर्शाया भी था। ये सारी बातें हमारी प्रोबेबली हमने टोटल एक्शन नहीं लिया इन लोगों के खिलाफ, तो बात हो गई, रिलेशन इंप्रूव हुए, फिर बाद में तटस्थ रहे बात। पर क्वेश्चन सारी ये है, ये जो अब बांग्लादेश में अपहीवल हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही है, वो और इस फ्यूल को फायर, जिसको कहते हैं आग में तेल झोंकने की बात आ रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कमी नहीं आई थी, स्मगलिंग में कमी नहीं आई थी, यहां तक कि वो रोहिंग्या उसको जबरदस्ती यहाँ पे धकेल रहे हैं भारत के अंदर। ये सारी की सारी चीजें चली रहेंगी, पर बीएसएफ जो है बहुत मुस्तैदी से लगी हुई है। और जिस तरीके से स्टोन पेल्टिंग की बात हुई, हाँ हुई होगी, जरूर उनके ऊपर पत्थरबाजी जरूर की होगी, बट क्वेश्चन है एट द मोमेंट थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। पर ज्यादा देर नहीं रहेगी, क्योंकि पॉलिटिकल ओवरऑल माहौल चेंज हो गया है। अमेरिका का अंदर आना, सेंट मार्टिन आइलैंड की बात करना, चाइना को के खिलाफ करना, चाइना भी अंदर घुस रहा है। और इस सब में अमेरिका ने यह देखा है कि भारत का रवैया क्या रहेगा। भारत का रवैया टोटल ये है कि जैसे कि उसने शेख हसीना को अब पनाह दी, ये इस समय हमें अब देखना होगा अमेरिका ने इसको कैसे लिया है, अमेरिका किस तरह क्या सोच रहा है। हमारे को आगे की सोचनी है। सिर्फ ये इंसिडेंट ऑफ बांग्लादेश एंड बीएसएफ एंड राइफल्स के ऊपर पत्थरबाजी, ये यहां तक, ये तो बहुत छोटी सी बात है। हमें आगे चलना है, क्योंकि टेंशन इंक्रीज हो रही है। चाइना इधर से अपना पूरा का पूरा शतरंज की चाल चल के वो किस तरीके से अमेरिका को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका चाइना को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है। और इस समय भारत की पोजीशन देखी जानी चाहिए क्या है, अब ट्रंप के साथ भारत की क्या रिलेशनशिप रहती है। इस पे सारा का सारा इस एरिया का मुद्दा दारोमदार उतरेगा, सारा का सारा तब देखेंगे। क्वाड की मीटिंग होने वाली है, क्वाड की मीटिंग क्या रुख लेती है, बांग्लादेश की बात जरूर आएगी वहां पे भी, और चाइना का आधिपत्य जमाने का जो अटेम्प्ट है वो भी आएगा। साउथ चाइना सी में वो क्या कर रहा है वो भी आएगा। तो ये आगे चल के कैनवस बड़ा होता जा रहा है। तो ये समय आप सिर्फ, और पाकिस्तान का अंदर आना, बांग्लादेश को उकसाना, और चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक गुट होना, ये सारा का सारा भी देखा इस इक्वेशन में आएगा। फिर देखते हैं सम टोटल क्या निकलता है इक्वेशन का, भारत की स्थिति कहां रहती है अमेरिका के रिलेशनशिप को नजर रखते हुए, को मद्देनजर रखते हुए। आरएसएस सिंह के सर के पास जा रहा हूं, उसके बाद हमारे साथ कपिल कुमार सर भी जुड़ गए हैं। आरएसएस सिंह सर, क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें, या फिर हम एक्शन शुरू करें, या कर चुके हैं? नहीं, एक्शन तो हो रही है। आपके बीएसएफ वहां पर बॉर्डर को गार्ड कर रही है। और एक बात आपको और आपके दर्शकों को बता दें कि ये जो लोग बेहुदा सी बातें करते हैं ना, कि कैसे 4100 किलोमीटर का बॉर्डर है, फेंसिंग है, अभी कई जगह होना बाकी है,
तो इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसी लाइन आज तक नहीं बनी है, डिफेंस लाइन या जो भी फेंसिंग का है, जो किसी को मतलब आप उसको डिटर कर सकते हैं, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, बट आप उसको जीरो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा आपने जो बताया है कि लोग लोग एक दूसरे को भिड़ गए हैं, ये जरूर इसमें ये है कि भाई वहां पर बांग्लादेश की तरफ से जब से ये यूनिस की डिस्पेंसेशन आई है, तो वहां पर एक दुश्मनागत वाली फीलिंग तो जरूर बढ़ के आई है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत पहले से था, आपको बता दूं। आपने कहा कि पाकिस्तान बनना जाए, ये पाकिस्तान का हिस्सा था साहब, ये पाकिस्तान का हिस्सा था। और जब आपने ये बांग्लादेश जब आपने बनाया, तो ये मत समझिएगा कि वो पाकिस्तान के मानने वाले जो थे वो बिल्कुल खत्म हो गए थे। उनकी अच्छी खासी, वो कम से कम 40% थे, ठीक है ना। तो ये वो तत्व अभी आ गया, मतलब फिर से उभर के आ गए हैं। तो वो पाकिस्तान, एक बांग्लादेश में पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान है, और ये हमारे अंदर का पाकिस्तान। अब आप कह रहे हैं कार्रवाई अब सरकारी ये तो कर रहे हैं। आपने देखा ये सैफ अली खान वाला, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। क्या है भाई, ये आदमी बांग्लादेश में आया, इसने वहां ये की डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए होंगे, फिर उसने वहां पर नौकरी ली। तो ऐसे तो कई लोग हैं अपने हिंदुस्तान में। अब है क्या, अब है क्या कि आप इसको कैसे रोके? तो देखिए, जब तक आप ये फर्क नहीं डालना शुरू करेंगे कि आखिर ये बंगाली कल्चर क्या इस्लाम पर हावी हुआ है, मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो नहीं लगता है कि वेस्ट बंगाल में और यहाँ के जो जो बांग्लादेश में लोग हैं उनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क है। दो सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, और प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ बैठे हुए हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। साहब, आप ही क्यों फेंसिंग लगाते चल रहे हैं? पाकिस्तान में आपने फेंसिंग लगाई, बांग्लादेश में 4100 किलोमीटर का आपने फेंसिंग लगाई। आप क्यों लगा रहे हैं? आपको किससे खतरा है? उन्होंने तो नहीं लगाया। मुझे याद है पंजाब में मैं प्री फेंसिंग पीरियड भी देखा था और मैंने पोस्ट फेंसिंग पीरियड भी देखा था। वो तो मजाक उड़ाते थे कि ठीक है फेंसिंग लगाओ, क्योंकि आपको उनकी आइडियोलॉजी से आपको खतरा है। आपकी आइडियोलॉजी से उनको खतरा नहीं है, ठीक है। तो ये जो बार बार जो लोग ये डिमांड करते हैं ना कि अब एक और अभी फेंसिंग लगा दो, इसके बाद फिर एक और फेंसिंग लगा दो, आई एम सॉरी सर, जब तक आप आइडियोलॉजिकल बैरियर नहीं डालेंगे या आइडियोलॉजिकली इससे डील नहीं करेंगे, ये आपको एक समस्या ये बनी रहेगी। और यही आइडियोलॉजिकल के बैरियर के तहत ये जो देख रहे हैं ना, ये जो झड़प हो रही है वहां के लोकल्स में और वहां के लोकल्स में, वो उसी का ये नतीजा है ये, और ये बढ़ेगी इसको। ये मैं फिर से कह रहा हूं कि उन्होंने तो नहीं बनाया ना, वो तो दे आर कन्विंस्ड। उनको आपकी आइडियोलॉजी से कोई डर नहीं है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी वाले आपके अंदर में भरे पड़े। ये आइडियोलॉजिकली जो बात आप सॉल्यूशन कह रहे हैं, वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला क्या है कि पहले तो ये कहना आप शुरू कर, ये बंद कीजिए कि हम तो एक ही हैं, और वहां का जो जमायते इस्लामी है और वहां का जमायते इस्लामी है वो बिल्कुल अलग है। ये कहना बंद कर दीजिए। यहां का जो जिहादी है और वहां का जिहादी है, वो दो मुल्क के लोग हैं, ये कहना बंद कर दीजिए। आपको कहना होगा कि ये देश है जिसका कि नाम भारतवर्ष है, ये एक नेशन स्टेट है। राहुल गांधी ने तो नेशन को भी खारिज कर दिया और स्टेट को भी खारिज कर दिया। आखिर आप क्यों बने हिंदुस्तान और वो क्यों बने पाकिस्तान? वो इसीलिए ना, तो आपने जैसे ही कहा कि यहां पे मतलब ये माइनॉरिटी हैज द फर्स्ट राइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपने क्या किया? आपने उस आइडियोलॉजिकल बैरियर को आपने बिल्कुल निरस्त कर दिया लेके। तो इसलिए भी आप देखो, इसी आइडियोलॉजिकल बैरियर के कारण ये लोग बाहर निकले हैं उनसे लड़ने के लिए।
और ये बढ़ता जाएगा। क्या करेंगे लोग? जी, कपिल कुमार जी के पास जा रहा हूं। कपिल कुमार सर, क्या कहेंगे आप? ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि अब बॉर्डर कन्फ्रंटेशन होने लगी हैं। बीएसएफ को वहां पर वो करना पड़ रहा है, इंटरवीन करना पड़ रहा है लोगों के बीच में। लेकिन यूनुस सरकार जो है वो लगातार कट्टरपंथियों को भी हवा दे रही है और ऐसे संगठनों को भी लगातार हवा दे रही है। देखिए, मैं सिंह साहब की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन सिंह साहब ने दिया है कि सबसे बड़ी चीज जो है वो मानसिकता की है। और मुझको ये बताइए, जो सिंह साहब ने बात कही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि क्या बांग्लादेश बनने के बाद में इस्लामिक कट्टरता की मानसिकता जो है वो बांग्लादेश में खत्म हो गई थी? मैंने कल भी आपकी लिमिट में ये बात कही थी कि हिंदुओं का प्रताड़न, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बांग्लादेश में 47 से लेके और आज तक कभी बंद नहीं हुआ। और इसी का ये नतीजा हुआ कि 8 करोड़ की जगह वहां पे 1 करोड़ रह गए पूरे उसके अंदर। और मैंने ये बात भी कही, और इस बात को लोग लाइटली लेते हैं, कि जो नस्ल बदलने की बंगाली मुसलमानों की बात की थी आया खान ने, और रेप कर करके बंगाली मुस्लिम औरतों का जो औलादे पैदा की हैं, वो औलादे आज बांग्लादेश में ये फेनेटिक हैं और ये रूल कर रहे हैं। यूनस को लोग जो आप कहते हैं कि कट्टरवादियों का समर्थक, या वो भैया कट्टरवादियों का समर्थक नहीं है, वो मुस्कुराहटों के चेहरे के पीछे हुआ खुद एक भयंकर कट्टरवादी है। उसके मुंह से एक बयान निकला, वो प्रधानमंत्री का पद संभाले हुए है। मुझे बताइए, जब बांग्लादेश के कट्टर मुल्लाओं ने ये कहा कि हम गजवा हिंद करेंगे और बंगाल, यूपी और बिहार को करके हम अपना बनाएंगे अपने साथ, क्या एक प्राइम मिनिस्टर का ये फर्ज नहीं बनता कि वो कहे कि ये रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है? उसने कहा क्या? तो इसलिए, और ये मानसिकता भारत के अंदर ज्यादा खत्म करनी जरूरत है। भारत में जो नेशनल नैरेटिव था वो खत्म कर दिया गया, वो खत्म कर दिया गया। और जो सिंह साहब ने कहा कि बंगाल के अंदर जो अलगाववाद हो रहा है, बंगाल के अंदर जो तुष्टीकरण की नीति ली गई है, और बंगाल के अंदर जिस तरीके से कट्टरता पनपनी है इन लोगों की, उस कट्टरता में और बांग्लादेश में जो कट्टरता है, इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब मैं एक दूसरी बात यहां पे और कहना चाहूंगा कि आगे के लिए भारत को क्या करना है। तो मेरा यहां पे कुछ सवाल है। देखिए, भारत ने जो बार बार बात आती है कि अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका क्या सोचेगा, भारत ने यूक्रेन युद्ध के समय जब अमेरिका ने बैन लगाए, इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया रशिया का, तो तेल को लेकर के भारत ने एक बहुत सक्षम स्टैंड लिया, और जयशंकर ने अमेरिका की भूमि के ऊपर अमेरिका वालों को जवाब दिया था, जो देश हित में सबसे बड़ा स्टैंड था। तो आज भी जब बांग्लादेश की स्थिति ये हो रही है, जो आप समझते हैं कि हम इसका इंतजार करेंगे कि अमेरिका क्या नीति लेता है यहाँ पे, या चीन का क्या नहीं लेता है यहाँ पे? हमारी एजेंसीज, हमारी सरकार, आज वो सरकार जो मजबूत है, हमारी हमारी सेना जितनी मजबूत है आज निर्णय वो लेगी कि भारत का क्या इंटरेस्ट इसमें बचता है, भारत की सुरक्षा किस तरीके से बच सकती है, ना कि हमें ये इंतजार करना है कि अमेरिका क्या देखे और चाइना क्या देखे। अगर यही इंतजार लोगों को करना है तो समझ लीजिए जो हाल तिब्बत का हुआ था, कि जब तिब्बत में अंदर चीन घुस गया था तो उस समय हमने ध्यान नहीं दिया था। और अगर आज बांग्लादेश के अंदर भी हम उस चीज को परमिशन दे देते हैं तो खत्म है हम लोग। इसलिए भारत को, और मैं एक बात और बता दूं आपको, मेरा भारत की सेना पे, भारत की एजेंसियों पे पूरा विश्वास है। वो अपनी पूरी तैयारी के साथ है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। सवाल आदेश का है। अमेरिका कुछ भी करना चाहे, मुझे एक बात बताइए, 71 में अमेरिका ने क्या कर लिया था? 7th फ्लीट को भेजा था ना पीछे से बचाने को ईस्ट पाकिस्तान को, और कहां तक आया था 7th फ्लीट, और उसके पीछे एकदम रशियन फ्लीट चल दिया था। तो ये मत भूलिए कि अगर अमेरिका भी कुछ करता है तो कोई और दुनिया में चुप रहेगा इसको लेकर के, पूरे उसको लेकर के। और हम जब तक अमेरिका का फ्लीट यहां पहुंचेगा तब तक तो हम उसको लेकर के खत्म कर देंगे। हमको तो अपनी सेना भी अंदर अब भेजने की जरूरत नहीं है, हमारी मिसाइल्स मौजूद हैं,
एक एक आइडेंटिफाइड है वहां के इन इस्लामिक कट्टरपंथियों का अड्डा, उनके लीडर, उनके घर। इसलिए भारत निर्णय बोलेगा जो भारत के हित में जाता है। और आज ऐसी सरकार हम पे मौजूद है जो भारत के हित को श्रेष्ठ रखेगी, ना कि ये रखेगी कि अमेरिका क्या सोचता है और चीन क्या सोचता है। ठीक है, इंटरनेशनल सिचुएशन होती है, जियोपॉलिटिक्स होती है, लेकिन उस जियोपॉलिटिक्स के अंदर जब आर्थिक नीति के ऊपर भारत अपने पक्ष में निर्णय ले सकता है, तो सामरिक और सैनिक उसके अंदर भारत निर्णय नहीं लेगा। ये बात बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूं किसी भी तरीके से। गलवान में देखिए ना हमने क्या हाल किया था चीनियों, क्या मारा है हमारे बहादुर ने। और वो होते हुए वो जो बेवकूफी की एक ट्रीटी हो गई थी, नो फायरिंग एट द बॉर्डर, तो डंडों से भी क्या हाल हुआ है। अरुणाचल के अंदर भी इस तरीके की चीजें आई है सामने। आज भारत की वो सरकार नहीं है कि 62 जैसा हो जाए कि अपने रिजर्व्स को ऊपर वापस ना लाए चाइना पे वापस अटैक करने के। आज भारत की वो सरकार नहीं है कि जो राफेल हमने और मिग हमारे पास मौजूद है उनका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो उस समय वायुसेना जो मौजूद थी डिब्रूगढ़ में, तेजपुर में, लेकिन कपिल सर, इन सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जिसको हमने इस्तेमाल नहीं किया था। कपिल सर, तो लेकिन इसलिए जी, अगर भारत ने इंस्टेंटली कोई आर्मी एक्शन लिया, मिलिट्री एक्शन लिया, तो ये पाकिस्तान को बड़ा मौका मिल जाएगा, चाइना को बड़ा मौका मिल जाएगा। तो भाई आप पाकिस्तान से इतना क्यों घबराते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, पाकिस्तान चाइना दोनों को मौका मिल जाएगा, वो बांग्लादेश को अपनी फेवर में कर लेंगे। मुझे हमारे पड़ोस में हमारे फेवर में कौन है? हम अपने पड़ोस में, हम अपने, मुझे एक बात बताइए। हाँ, ताइवान पे कब्जा करना चाहता है ना, ताइवान की तरफ अपनी आर्मी लगा के बैठा है ना। आप समझते हैं चाइना अगर ताइवान की तरफ उसकी आंखें हैं तो भारत से युद्ध दोनों फ्रंट खोल सकता है? खोल सकता है क्या? और मुझे एक बात बताइए, सन 65 और 71 दोनों युद्धों के अंदर चीन पाकिस्तान के साथ था, पाकिस्तान का दोस्त था। क्या कर लिया था चीन ने 65 और 71? ठीक है, मैं बख्शी सर का रिएक्शन चाहूंगा। आरसीएन सिंह सर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, बख्शी सर का एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके सिंह सर आपके पास आ रहे हैं। बख्शी सर। विवेक, हम कहीं अब मेरे को क्वेश्चन बताइए, हम इसमें क्वेश्चन क्या है? देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि भारत की सेना की जो कैपेबिलिटी है वो हमने 1971 में देख ली, प्रोवाइडेड पॉलिटिकल विल थी, और हमने देख ली उससे पहले पॉलिटिकल विल नदारत थी, और 48,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के पास में है। और उसके बाद 1967 में जब इंडियन गवर्नमेंट मना कर रही थी जनरल सगत सिंह को टू डोंट टेक एक्शन इन नाथुला, क्या किया जनरल सगत सिंह ने? ही डिसोबेड, ही इग्नोर्ड द गवर्नमेंट ऑर्डर एंड ड्रोव द चाइनीज अवे। ये क्वेश्चन ये है, भारत की फौज की क्षमता पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। क्वेश्चन ये है, भारत की पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, जो अब हो गई है शुरू। बालाकोट में आपने देखा, सब कुछ देखा। अब बांग्लादेश विल नॉट गेट अवे। किस तरीके से हम शेख हसीना को लेके आए हैं, इन स्पाइट ऑफ अमेरिका, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग। हमें कोई इसकी चिंता नहीं है। मैं तो पॉलिटिकल सिनारियो की बात कर रहा हूं कि अब बनता क्या है। हमारी जो चाल होगी शतरंज की, वो उस पर डिपेंड करेगी। हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं है कि हम सीधे हुए जाके फौज को घुसेड़ दे बांग्लादेश में। जल्दी क्या है? हमें कोई जल्दी नहीं है। हम तो एब्सोल्युटली देख के तोल के देखेंगे, हमें फौज की जरूरत ही नहीं पड़ सकती। वो अपने आप ही अभी अराकान आर्मी के साथ में ऑल दो प्रॉब्लम जो अभी चल रही है वो वैसे ही खत्म। क्वेश्चन ये बात नहीं है हमको, पर एक बात याद रखनी है कि सिर्फ कहने से नहीं और कविताएं लिखने से नहीं होता, फौज को सपोर्ट भी करना पड़ता है। अभी उनका पूरे का पूरा जो लॉजिस्टिक्स है, उसका पूरा वेपन सिस्टम्स है, उसका सपोर्ट करने की बात है। मैं मानता हूं प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बड़े भारी कदम उठाए हैं, पर ये जो पिछले 7-8 साल में हुआ है, उससे पहले तो नहीं हो रहा था। 75 साल में सो रहे थे। क्यों? यही सारी बात है। तो क्वेश्चन ये है, ये स्थिति जो अभी उभरी है, सामने आई है, ये उसका नतीजा है। जब अब हमारी जो स्थिति अब है, उसका जो नतीजा आएगा कुछ सालों बाद। इसीलिए भारत की क्षमता पे कोई उंगली नहीं उठाए। भारत की फौज की क्षमता ये है, मैं तो पॉलिटिकल विल की बात कर रहा हूं, वो अब आ गई है। खुशखबरी ये है, तो वो सारी है। कल भी हमने यही बात बोली थी सर। तो हमें ये बालाकोट को दिया, कोई भी दिया, पर अब हम कश्मीर को देख लीजिए, कश्मीर में क्या हो रहा है। एग्जैक्टली वही बात है। जब और हमें इसको और 2-3 जो स्टेप उठाने हैं,
स्लीपर सेल्स को निकालने के लिए, वो भी कर लेंगे, वो भी हो जाएगा। सो हमारी जो डिबेट है वो बांग्लादेश की स्थिति को लेके अगर कहीं और जा रही है, पर ये मैं आपको अवगत करा देता हूं, भारत की फौज की क्षमता, मॉरल जो मोरल है भारत की फौज का दुनिया में किसी सेना का नहीं है, क्योंकि हमारे सेना की बनावट और मेंटल एटीट्यूड टोटली डिफरेंट है। ये दुनिया में स्टडी हो रही है इस बात की जी। तो ये आप ये बात मान के चलिए, हमें बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए। भारत की फौज की क्षमता में कोई उंगली नहीं उठा सकता। नहीं सर, हमें अब पॉलिटिकल विल चाहिए और पॉलिटिकल विल आ रही। इंडियन आर्मी को लेकर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सोल्यूशन क्या है बांग्लादेश का? बांग्लादेश को क्या हम रोग स्टेट बन जाने दें, या बांग्लादेश के सिचुएशन में वेट एंड वॉच में रहें, या फिर देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश कर रहा है या जो यूनुस कर रहा है उसमें वहां से कोई यूटर्न है। ये मानकर चलिए बांग्लादेश में अब चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए चाहे कोई भी आए, वो एंटी इंडिया लाइन और एंटी इंडिया सेंटिमेंट पे ही चलेगा। जिस तरह से वहां के राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान के तमाम जो नामो निशाने मिटाए जा रहे हैं, जो लोग अपने मुल्क के अपने राष्ट्रपिता के नहीं हुए भारत की क्या होंगे सर? तो ये लड़ाई मुझे लगता है आइडियोलॉजिकली ज्यादा बड़ी लड़ाई है, या फिर मुझे नहीं पता, आप लोग ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। आरएसएन सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आता हूं बख्शीदार आपके पास। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर सेना का तो कोई मतलब उस पर तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। क्या आप काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं क्या? कि मतलब क्या यू वांट टू गो एंड कैप्चर ढाका? क्या है इसका सोल्यूशन? इसमें कौन सी बड़ी कि किसी की सेना वहां तो वो 4100 किलोमीटर पे सारा बीएसएफ डिप्लॉयड है, और उनका भी सो कॉल्ड जो है ये जो बॉर्डर गार्ड है वो बीजीबी बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। जी जी, मैं डील किया हूं इनसे, काफी बहुत क्लोजली इन लोग से डील किया हूं जी, और मुझे बांग्लादेश जाने का बहुत मौका मिला है, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं बात कर रहा हूँ जी सर। तो ये हर जगह काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है सर। इस यहाँ पर कि हम एयर पावर और ये पावर, हमको भी मालूम है उसका हमारी क्षमता क्या है और किस उनकी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी कैपेबिलिटी है। यहाँ पर शुरू से एक प्रॉक्सी वॉर चल रही है और ये अमेरिका का प्रॉक्सी था, तो आपको सबको मालूम है। अब ये जितने आपके अल कायदा के जो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, ये सारा का सारा पूरी दुनिया में यूएसए इसको यूज कर रहा है, ये वेक्टर्स को, जिसमें इसका आपका जमायतीन मुजाहिदीन बांग्लादेश, ये और ये क्या नाम है अभी जो हिजबुल तहरीर, ये सब अल कायदा से एफिलिएटेड है। और यही जो अल कायदा से एफिलिएटेड जो है वो आपके इस तरफ भी वो एक्टिव है, मतलब हमारे वेस्ट बंगाल में। और ये तो हमको क्या है कि हमको इस प्रॉक्सी वॉर का जवाब फिर प्रॉक्सी वॉर से देना होगा। और अगर आप खबरें पढ़ते हैं तो आप मैं क्यों अपने मुंह से बोलूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन आपको परेशानी करनी होगी। मान लीजिए एक ये ना मैं क्या करूं, ये बच्चों वाला ये है कि किसी ने मेरे से एक बार उस ऑर्गेनाइजेशन में मुझसे पूछा था, वो मिलिट्री का उनका वो होता है एक ट्रेनिंग पीरियड, तो वो कस्टम्स का अफसर था वो, तो मुझसे पूछा कि कैन इंडिया डिफीट म्यांमार। तो अब ये इतनी मतलब क्या कहें, ये इसको ये सोच, ये बच्चों वाली सोच है। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट इट इज योर आइडियोलॉजिकल एडवर्सरी, क्योंकि आपके अंदर में वो डेमोग्राफिक इन्वेजन कर रहा है सर। ये बड़ी बात है, वो डेमोग्राफिक इन्वेजन कर रहा है। और जहां तक पॉलिटिकल विल की बात है ना सर, तो 71 में आपने पॉलिटिकल विल दिखाई, जिस कारण भी दिखाई आपने, लेकिन आपने 93,000 प्रिजनर्स दे दिए, तो यू लॉस्ट योर पॉलिटिकल विल विदाउट एनी दिस थिंग। तो यहां पर पॉलिटिकल विल यही है कि पहले तो ये आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर बनाया। पहले तो कहे ना कि आपके घर में जो काम कर रही है, काम करने वाली बाई है, वो बांग्लादेशी है, नोएडा में जो दुकानदार है वो ये है। पहले आप तो उसको हुए, यू आर, अब सब कुछ वहां पे बॉर्डर पर बीएसएफ पर डाल दिया आपने। आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्री की तरफ? आप गए पुलिस स्टेशन, बताया लोगों को
सही बात है, What बिल्कुल sort of बिल्कुल सही बात है। responsibility? ये लड़ाई इस देश की हर एक नागरिक की लड़ाई है। बहुत सही बात कह रहे हैं सर आप। ये सिर्फ बीएसएफ और आर्मी की लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल भी लड़ाई है और डेमोग्राफिक जो चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है उसको भी काउंटर करने की लड़ाई है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।